बाइनोमियल थ्योरम में अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड सिक्स्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ raised to power 10. Question number 2, find the total number of distinct terms in the expansion of x plus a raised to power 100 plus x minus a raised to power 100. Question 3, find the term independent of x in the expansion of root x by 3 plus 3 upon 2x square raised to power 10. Question number 4, find the value of raised to power 5. Find the coefficient of x raised to power 7 in the expansion of x square by 2. ये क्वेश्चंस करते हैं पहले। इस वाले केस में जैसे सिक्स्थ टर्म बोला है तो हमने एक्सपेंशन के लिए ऐसे बोला था, देखो दो तरीके हैं, इसकी हाईएस्ट पावर 10 से शुरू करके फिर एक एक पावर घटाते गए, इसका एक एक बढ़ाते गए, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी हाईएस्ट पावर से शुरू करें 10 से और इसका एक एक पावर घटाते रहें। तो दोनों तरफ से इन जनरल सिक्स्थ टर्म अलग अलग आएगा, ठीक है। तो हम आंसर दोनों भी दे सकते हैं, मैथमेटिकली तो हमें दोनों ही देना चाहिए, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्पेशली इन बोर्ड्स या फिर मेंस के एग्ज़ाम में अगर सिंगल आंसर है तो हम इसकी हाईएस्ट पावर से शुरू करके बताएंगे आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हम कैसे बोलेंगे, अगर हमें सिक्स्थ टर्म चाहिए तो हो जाएगा NC5, एक कम होता है तो n का वैल्यू यहाँ 10 दे रखा है तो दिस विल बी 10C5। फिर ये जो 5 है ये दूसरे वाले पे एज इट इज़ पावर आता है तो दूसरे वाला हो गया 1/3x², इस पे एज इट इज़ पावर आएगा 5 और पहले वाले पे n-r, अगर ये r है तो 2x² रेज़ टू पावर n-r। तो n-r का मतलब क्या है कि 10 - 5 5। इस वाले क्वेश्चन में बाई चांस क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, अगर ये पावर 10 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे 11। तो जो सिक्स्थ टर्म होगा वो बेसिकली मिडिल टर्म होगा, यदि 5 इधर रह गए 5 इधर रह गए और सिक्स्थ टर्म बीच में आ गई। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, और ऐसा IIT एडवांस में भी आ सकता है कि इस वाले केस में क्या होगा कि इधर से सिक्स्थ काउंट करो चाहे इधर से सिक्स्थ काउंट करो सेम ही टर्म आएगा। तो इस वाले केस में मैथमेटिकली भी आंसर एक ही आएगा बस बाई चांस, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से सिक्स्थ टर्म यही आएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 10c5
इंटू ये हो जाएगा 2⁵ और ये हो जाएगा ऑड पावर है तो -12 आ जाएगा। x⁻10 x⁻10 कैंसिल हो जाएगा तो एक माइनस आ गया अपॉन 3⁵. तो दिस इज -10c5 2/3 होल⁵5. यही आंसर है। चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आंसर किस फॉर्म में दे रखा है उस पर डिपेंड करता है। अगर ऐसे दे रखा है तो यही छोड़ दिया, अदरवाइज इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आंसर सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं x प्लस a रेज टू पावर 100 प्लस x माइनस a रेज टू पावर 100 इज इक्वल टू, देखो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो सारे टर्म में प्लस प्लस आएगा, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। तो जो सबसे पहला टर्म होगा वो तो होगा 100c0 x रेज टू पावर 100, ये तो दोनों ही जगह ये होगा, ठीक है। तो ये तो डबल हो जाएगा। दूसरा जो टर्म होगा 100c1, वो वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, या चलो एक बार लिख लेते हैं 100c1 x रेज टू पावर 99 इंटू a प्लस 100c2 x रेज टू पावर 98 इंटू a स्क्वायर, ये ठीक है, प्लस एंड सो ऑन ऐसे चलेगा। जो दूसरा टर्म है उसमें 100c0 x रेज टू पावर 100 माइनस 100c1 x रेज टू पावर 99 इंटू a प्लस 100c2 x रेज टू पावर 98 इंटू a स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन। तो जब सम करेंगे तो ट्वाइस ऑफ पहला टर्म आएगा 100c0 x रेज टू पावर 100 100c2 x रेज टू पावर 98 इंटू a स्क्वायर प्लस 100c4 x रेज टू पावर 96 इंटू a रेज टू पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वाला टर्म आएगा 100c100 एंड a रेज टू पावर 100, ये आएगा। तो उसने केवल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म पूछे, कितने टर्म्स आएंगे। तो हम देखो यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये 0 2 4 100 तक जा रहा है, इवन नंबर है सब, 0 से चालू करें तो अगर 2 4 6 100 तक होता तो ये 50 टर्म्स हो गए, और एक ये टर्म्स हो गया, एक ये टर्म और हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 51, ठीक है। 0 से चालू के 0 2 4 6 100 तक गिनोगे तो 51 टर्म्स आ जाएंगे। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ √x/3 प्लस 3/2x स्क्वायर रेज टू पावर 10। मान लिया जो इंडिपेंडेंट टर्म है वो TR+1 है, ये वाला टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको लिख लिया NCR 10 और एक कम होता है यहाँ पे R, फिर ये जो आ रहा है दूसरे वाले पे एज इट इज़ पावर लिखा 3/2x स्क्वायर रेज टू पावर R इंटू पहले वाले पे √x/3 पे n-r मतलब 10 - r। माने ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है। अब इसको सेपरेट किया तो 10CR, ये x की पावर और 3 को अलग अलग कर दिया तो x रेज टू पावर आ जाएगा 10 - r/2, रूट की वजह से तो /2 आ गया, और ऊपर 10 - r ऐसे आ गया, ऐसे ही 3 रेज टू पावर 10 - r/2, ये हो गया 3/2 रेज टू पावर r इंटू 1/x रेज टू पावर 2r। तो दिस इज इक्वल्स टू 10CR 3/2 रेज टू पावर r इंटू 1/3 रेज टू पावर 10 - r/2 इंटू x की नेट पावर कितना होगा, ये टर्म ऊपर आ जाएगा, पावर इसकी एक्सपोनेंट में से ये घट जाएगा तो x रेज टू पावर हो जाएगा 10 - r/2 माइनस 2r, ये हो गया। अब हमें जो क्वेश्चन चाहिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए,
तो ये वाला जो टर्म है अगर ये 0 हो जाए, इफ दिस इज 0, तो फिर काम हो जाएगा हमारा, इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, tan इज इक्वल टू 4 और एक 5r, और दिस इंप्लाइज r बराबर 2। सो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज, r की जगह अगर 2 रखेंगे तो t3 आ जाएगा, ये थर्ड टर्म हो जाएगा। यहाँ सब जगह 2 रख दिया, इज इक्वल टू tan c2, और x तो लिखते ही नहीं है, यहाँ पे 3/2 रेज टू पावर r का वैल्यू 2 इंटू 1/3 रेज टू पावर, r का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 10 में से 2 गया, 8/2 4, ये आएगा। सो दिस इज इक्वल टू tan 9/2 इंटू 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 रेज टू पावर 4, तो 9 3 स्क्वायर 3 रेज टू पावर 4 कैंसिल, एक 2 और एक ये कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 5/4। नेट टर्म ये हो गया कैलकुलेशन के बाद। ठीक है, ये हो गया थर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ √5 प्लस 1 रेज टू पावर 5 प्लस √5 माइनस 1 रेज टू पावर 5। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 5c0 √5 रेज टू पावर 5, ये दोनों जगह ये आ जाएगा, तो ये डबल हो जाएगा। दूसरे टर्म में क्या होगा, इधर प्लस के साथ आएगा, इधर माइनस के साथ आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। फिर तीसरा टर्म जो आएगा वो आएगा 5c2 √5, 2 पावर कम हो जाएगा, और 1 का पावर तो 2 लिखेंगे तो 1 ही रहेगा। फिर उससे अगला टर्म आएगा 5c4 एंड √5, और 2 पावर कम हो गया। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन में किया था, इसको एक्सपेंड किया प्लस इसको एक्सपेंड किया, तो क्या होगा कि ऑल्टरनेट टर्म कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो ऑल्टरनेट टर्म हैं वो डबल हो जाएंगे। ये ठीक है, इसके आगे कुछ आएगा नहीं, क्योंकि 5 से 5 तक ही जाएगा, और 5 से 5 वाला टर्म जो है वो माइनस के साथ आएगा यहाँ पे, यहाँ प्लस के साथ, तो कैंसिल हो जाएगा, इतना ही रहेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 2, देखो हर जगह से एक √5 बाहर निकाल लिया, तो 5c0 nc0 1 होता है। यहाँ अगर एक √5 बाहर निकाला तो √5 की पावर 4 बचा, प्लस 5c2 इज 5/4, एक √5 बाहर निकाला तो √5 का स्क्वायर हो गया। 5c4 ये ठीक है, nc(n-1) और nc1 दोनों बराबर होता है, n के बराबर होता है, तो ये 5 हो गया, √5 बाहर चला गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25, दिस विल बी, इसको कैंसिल कर दिया, ये 5 25 इंटू 2 50, और ये तो 5 हो गया, 80 160 √5, ये आंसर आ गया। अगर यहाँ बीच में माइनस होता तो 5c1 5c3 5c5 वाले टर्म बचते, ये कैंसिल हो जाते अगर बीच में माइनस होता तो। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, which says find the coefficient of x raised to power 7 in the expansion of, ये ठीक है, x² 2 माइनस 2/x, x raised to power 7 का कोफिशिएंट चाहिए। तो मान लिया फिर वही r+1th टर्म में आ रहा है वो, तो tr+1 कितना हो जाएगा, n c r, दूसरे वाले पे
साइन भी इंक्लूड करेंगे, माइनस है तो माइनस इंक्लूड कर लिया, रेज टू पावर आर, और पहले वाले पे एक्स स्क्वायर बाई 2 रेज टू पावर 8 माइनस आर। सो दिस इज इक्वल्स टू 8 सी आर। यहाँ -2 रेज टू पावर आर अलग कर दिया, 2 रेज टू पावर 8 माइनस आर अलग कर दिया। x की नेट पावर यहाँ से तो आ जाएगी ट्वाइस ऑफ 8 माइनस आर, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से डिनोमिनेटर में r आ जाएगा, उसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हो गया। कितने का कोफिशिएंट चाहिए हमें? x रेज़ टू पावर 7 का, तो ये 7 होना चाहिए, तभी x रेज़ टू पावर 7 आएगा। तो 2 इंटू 8 माइनस आर मस्ट बी 7। अच्छा, ये तो हमें समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ पावर 8 लिखा है तो r की वैल्यू 0 से लेके 8 तक जा सकती है। ठीक है, 0 से लेके 8 तक जा सकती है, एंड ऑफ कोर्स इंटीजर 0 से 8 के बीच में ऐसा नहीं कि 3.5 हो जाए। तो r की वैल्यू एक्सेप्टेबल कब होगा? जब r का वैल्यू एक तो इंटीजर हो, क्योंकि हम टी आर प्लस 1th टर्म बोलें तो हम कुछ ऐसा थोड़े बोलते हैं 2.5वां टर्म ये था, ठीक है, 2.25 टर्म ये था, ऐसे थोड़ा बोलते हैं। इट हैज़ टू बी एन इंटीजर, और इंटीजर भी अगर पावर 8 है तो 0 और 8 के 0 इंक्लूडिंग 0 एंड 8 और इनके बीच के इंटीजर जो है वही ले सकता है। इसके अलावा कुछ वैल्यू आ रहा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने का मतलब क्या है? मान लीजिए यहाँ से आर का वैल्यू 50 आ जाए, मान लिया, निकालेंगे वैसे तो अभी, तो उसका मतलब क्या है कि एक्स रेज़ टू पावर 7 इसमें कभी आएगा ही नहीं, या आर का वैल्यू मानिए 3.7 आ जाए, तो उसका मतलब क्या है एक्स रेज़ टू पावर 7 का कोई टर्म आएगा ही नहीं इसमें, तो कोफिशिएंट को 0 बोलेंगे। जो भी टर्म नहीं आएगा उसके कोफिशिएंट को 0 बोलेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 16 माइनस 3r इज इक्वल टू 7 और 3r इज इक्वल टू 9, दैट इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 3। तो ये तो आ रहा है, ये तो एक्सेप्टेबल है, इंटीजर है और 0 एंड 8 के बीच में। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जो भी x रेज़ टू पावर 7 के साथ लिखा होगा। ठीक है, तो अगर हमें x रेज़ टू पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए तो r बराबर 3 रखने पे ये तो x रेज़ टू पावर 7 बन जाएगा, और इसके साथ ये जो लिखा है वो कोफिशिएंट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज इक्वल टू 8c3 माइनस 2 का पावर 3 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, अब इसको इफ़ यू वांट यू कैन सिंप्लीफाई 8 7 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू माइनस बार आ गई तो ऐसे लिख दिया, चलो माइनस बार, और अपॉन 1 अपॉन 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, 4 2, तो माइनस 14 आ गया कोफिशिएंट। ठीक है, नोट इट डाउन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन द एक्सपेंशन ऑफ टू एक्स क्यूब माइनस 7 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 30, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 11। फर्स्ट पार्ट x रेज़ टू पावर 11, सेकेंड पार्ट x रेज़ टू पावर 30। ठीक है, पहले यही सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। देखो, एक तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि TR+1 टर्म लिखा, फिर उसको सिंप्लीफाई किया, और फिर जो x की पावर थी वो जो भी हमें रिक्वायर्ड पावर चाहिए उसके बराबर कर दिया, वहाँ से r की वैल्यू निकाली, फिर r की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट किया, फिर कोफिशिएंट निकाला, एंड सो ऑन। इस तरह की चीज़ कर रहे थे। अभी हम थोड़ा सा शॉर्टकट मार सकते हैं, क्योंकि अब तो 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिए, और उसमें हम डायरेक्टली कैसे करेंगे, जैसे
2x³ माइनस 7/x⁻30 है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, एक ही जगह x लेके आए। ठीक है, जैसे इस जगह से हमने क्या किया, x बाहर निकाल दिया, इस x को बाहर निकालेंगे तो 1/x⁻30 हो जाएगा। मान लीजिए इंटू 2x⁻4 माइनस 7/30 होगा। अब देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होगा, इसको ऐसे लिख के एक्सपेंड करो या फिर हम इसको बाहर निकाल लें, ऐसे लिख लें, ऐसे लिख के एक्सपेंड करें, बात तो एक ही है। जो ये यहाँ पे एक्सपेंशन आएगा, फिर अब इसको अंदर ले जाओ तो एज इट इज़ वही एक्सपेंशन आ जाएगा जो यहाँ पे आ रहा है। दोनों जगह से बिल्कुल सेम एक्सपेंशन आएगा ये। ठीक है, बट इट विल गिव यू द फ्रीडम, हम अब आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक हमने ये बोला था, अच्छा ये जो हम कर रहे हैं ये बोर्ड के हिसाब से नहीं है, बोर्ड में वी वॉन्ट डू इट ये। ठीक है, ये तो IIT JEE में मार सकते हैं, वैसे ऑब्जेक्टिव है, कोई नहीं पूछने वाला। अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वी कैन कैलकुलेट प्रीटी फास्ट। इस वाले केस में क्या है, देखो x केवल यहीं से आएगा। मेरे को क्या चाहिए पहले वाले पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए, कि x⁻11 चाहिए। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे देखो, यहाँ से हमने एक्सपेंड किया जी। ठीक है, यहाँ से एक्सपेंड किया, या केवल इतना पार्ट देख सकते हो 1 मिनट के लिए। अगर इसको हमने एक्सपेंड किया तो ये ऐसे आ जाएगा 30C0 2x⁻4 फिर आ जाएगा माइनस 30C1 2x⁻4 इंटू 29 इंटू 7/1 फिर 30C2 2x⁻4 28 7 का स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो व्हाट यू कैन सी कि x की जो पावर है, ठीक है, वो केवल 4 के ही मल्टीपल आएंगे, जैसे 4 इंटू दिस 4 इंटू दिस, यहाँ से केवल x⁻4 का मल्टीपल है। ये तो हो गया इसका। अब x⁻30 से डिवाइड किया तो क्या होगा, पावर में हर जगह जैसे x⁻30 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो पावर में 30 जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इन ईच टर्म इन एक्सपोनेंट ऑफ x 30 विल बी सब्ट्रैक्टेड। नाउ अगर मेरे को x⁻11 चाहिए तो यहाँ से x⁻41 आना चाहिए। जब 41 आएगा फिर उसको इस बाहर वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो फिर जाके 30 बचेगा, सॉरी तब जाके 11 बचेगा। ठीक है, तो इस डिवीजन की वजह से यहाँ से व्हाट आई रिक्वायर, किसका पावर चाहिए मेरे को, x⁻41। ठीक है, अब यहाँ से अगर मेरे को x⁻41 चाहिए तो इस पूरे के ऊपर पावर ये, ठीक है, 41/4 होना चाहिए, तभी वो 4 कैंसिल होकर 41 बनेगा। मतलब r का वैल्यू, इस टर्म के लिए r का वैल्यू, अच्छा अगर हमने r इस पे बोला तो n-r इस पे आ जाएगा, अगर इस पे r बोला तो इस पे n-r आ जाएगा, दोनों की बात है, क्योंकि एक्सपेंड तो हम किधर से भी कर सकते हैं। तो r का वैल्यू आना चाहिए। अब ये तो इंटीजर ही नहीं है, उसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, ठीक है, दोबारा सुना, जैसे हमने ये टर्म एक्सपेंड किया, ईच टर्म विल बी डिवाइडेड बाई x⁻30। तो इफ़ नेट मेरे को x⁻11 चाहिए तो न्यूमरेटर में x⁻41 होना चाहिए, सो दैट जब उसको x⁻30 से डिवाइड करें तो 30 कैंसिल हो जाए, 11 बचा रहे। तो मेरे को यहाँ से मतलब इतने पार्ट में x⁻41 चाहिए। नाउ दैट यू कैन सी कि यहाँ पे अगर एक्सपेंड करेंगे तो केवल 4 के ही मल्टीपल आएंगे, 41 आएगा ही नहीं। तो जो भी टर्म नहीं आएगा ये, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि हम आंसर बोलें कि आंसर नहीं आएगा, जो भी टर्म नहीं प्रेजेंट है उसके कोफिशिएंट को हम 0 बोल देंगे। मतलब हम बोलेंगे कि जब इसको एक्सपेंड किया तो x⁻41 के साथ 0 लिखा है, इसीलिए वो नहीं आया। तो पहले वाले का आंसर तो सीधा 0 हो गया, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि x⁻11 आएगा ही नहीं। ठीक है, सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट भी एग्जैक्टली सेम लॉजिक है। अगर x⁻14 चाहिए तो यहाँ से 30 कैंसिल होने के बाद 14 बचना चाहिए। तो x का पावर नेट कितना निकलना चाहिए इस ब्रैकेट से, 44, तब वो 30 कैंसिल हो जाएगा, 14 बचेगा। 44 जो है वो आ सकता है, 44 तो जो है यहाँ पे कितना पावर होना चाहिए इस पे, 11।
ठीक है, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी है ही, 44 चाहिए, तो अगर इस पे पावर 11 होगा तो 11 इंटू 4 44 हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों पे पावर का सम 30 होना चाहिए, तो अगर 11 इधर आया तो इधर 29 आना चाहिए, सॉरी 29 नहीं 30 चाहिए तो 19 आना चाहिए। तो अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ पर 14 चाहिए तो यहाँ से टोटल 30 प्लस 14 निकलना चाहिए, क्योंकि 30 तो कैंसिल हो जाएगा और 14 चाहिए होगा, 14 बच जाएगा, तो उसके लिए यहाँ से 44 होना चाहिए, इसलिए ये पावर 11 होना चाहिए। इन दोनों पे पावर का सम n होता है, x और y पे हमने बोला था ना कि टोटल एक्सपोनेंट का सम n होता है, तो अगर यहाँ 11 है तो यहाँ 19 होना चाहिए, तभी सम 30 होगा। और हमें क्या चाहिए, केवल कोफिशिएंट चाहिए x को छोड़ के, तो यहाँ से कोई कोफिशिएंट आएगा नहीं, तो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज इक्वल टू 30C, 11 और 19 कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों की बात है, क्योंकि NCR बराबर NC n-R होता है, तो बोथ विल वर्क। ठीक है, इनटू जब इस पूरे पे पावर 11 आएगा तो 2 पे भी पावर 11 आएगा। ठीक है, ऐसे ही जब इस पूरे पे 19 आएगा तो -7 रेज़्ड पावर 19, यही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 7 एक और देख लिया। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़्ड पावर 13 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 - 3x रेज़्ड पावर 15 इंटू 2 + 3x रेज़्ड पावर 17। मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि इसके एक्सपेंशन में हमें टोटल कितना एक्स रेज़्ड पावर 13 का कोफिशिएंट चाहिए। सॉल्यूशन 2 - 3x रेज़्ड पावर 15 इंटू 2 + 3x रेज़्ड पावर 15 इंटू इसमें 17 को 15 में एंड 2 पावर अलग कर दिया। अब क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 15 तो कॉमन ले लिया, a - b, a + b विल बिकम 4 - 9x² रेज़्ड पावर 15 इंटू इस स्क्वायर को ओपन कर लिया तो 4 + 12x + 9x²। ठीक है, अब क्या है, देखो ये दिस रेज़्ड पावर 15 है, तो इसको अगर हमने एक्सपेंड किया तो टोटल 16 टर्म्स आएंगे इसके एक्सपेंशन से। वो 16 टर्म्स 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 16 टर्म्स आ गए, फिर वो सारे 16 टर्म्स 12x से मल्टीप्लाई होगा तो 16 टर्म्स और आ जाएंगे, फिर वो 9x² से मल्टीप्लाई होगा तो फिर 16 टर्म्स और आ जाएंगे, तो 16 16 16 48 टर्म्स लिखे होंगे। अब उसमें से कुछ कॉमन भी होगा जिसमें पावर सेम होगा, तो फिर उनको जोड़ के क्लब कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें एक्स रेज़्ड पावर 13 का कोफिशिएंट चाहिए। ठीक है, अब एक्स रेज़्ड पावर 13 का कोफिशिएंट निकालने के लिए इसके 16 टर्म जो आएंगे, ये ठीक है, 10 रेज़्ड पावर 15 है तो टोटल कितने टर्म्स आ जाएंगे, 16 टर्म, उनको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर हमने उसमें ढूंढा कि एक्स रेज़्ड पावर 13 आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसको रख लिया। फिर इसको जब हमने 12x से मल्टीप्लाई किया तो फिर देखा कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में कोई एक्स रेज़्ड पावर 13 बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसे ही फिर इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये थ्योरी है। अब करेंगे कैसे हम इसको, देखो यहाँ 9x² लिखा है, तो इसके ऊपर जो 9x² के ऊपर पावर चलेगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इट विल ओनली प्रोड्यूस इवन पावर्स। तो मतलब यहाँ पे x का पावर 0 आएगा जब पूरे का पूरा 15 पावर इसके ऊपर आ गया। फिर अगर 1 इसके ऊपर आया, 14 इसके ऊपर आया तो x² आएगा, फिर x रेज़्ड पावर 4 आएगा, x रेज़्ड पावर 6 आएगा, ऐसे करके केवल x के इवन टर्म्स आएंगे। x की मतलब केवल इवन पावर आएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, केवल इवन ही रहेगा।
तो एक्स रेज पर 13 बनेगा ही नहीं। तो जो ये पहले एक्सपैंड करके 16 टर्म्स आए उनमें केवल इवन पावर इज अवेलेबल। तो अगर उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें ईच टर्म को, तो जो आंसर आएंगे, जो 16 टर्म्स आएंगे उसमें एक्स रेज पर 13 नहीं आएगा। सिमिलरली ये जो 16 टर्म्स आए उनको अगर हम 9x² से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, हर टर्म को, तब जो टोटल टर्म्स आएंगे उसमें एक्स रेज पर 13 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से भी इवन पावर और ये x² भी इवन, तो मल्टीप्लाई होके केवल इवन पावर ही आएगा, ठीक है। बट अगर हम इसके 16 टर्म्स को 12x से मल्टीप्लाई करें तो फिर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा, x तो इसने सप्लाई कर दिया और हमें अगर टोटल 13 चाहिए तो यहाँ से x का 12 पावर और चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये x सप्लाई करेगा, यहाँ से x रेज़ पर 12 आएगा, वो वाले जब दो टर्म मल्टीप्लाई होगा तो x रेज़ पर 13 है। अच्छा, यहाँ पे x रेज़ पर 12 लाने के लिए इसके ऊपर पावर 6 होना चाहिए और टोटल पावर अगर 15 है तो इसके ऊपर पावर 9 होना चाहिए। तो जब ये टर्म मल्टीप्लाई होगा तो हमारा x रेज़ पर 13 बनेगा। बस एक ही तरीका है। तो हमारा रिक्वायर्ड कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, ये ठीक है। रिक्वायर्ड कोफिशिएंट क्या है, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो जिसमें x रेज़ पर 12 वाला टर्म होगा उसमें एक NCR वाला टर्म होगा, एक दिस रेज़ पर ये टर्म होगा, एक 9 रेज़ पर 6 टर्म होगा, एक x का टर्म होगा। फिर जब वो 12x से मल्टीप्लाई होगा तो 12 भी आएगा साथ में, और x का जो पावर 13 है तो x रेज़ पर 13 को हटा के जो भी बच गया वो पूरा कोफिशिएंट है। तो क्या आएगा कोफिशिएंट, इसकी वजह से तो 15 NCR, R में हमने बोला था कि 6 और 9 में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो मान लिया हमने 6 लिखा इंटू 4 रेज़ टू पावर, इस पर 9 पावर चाहिए, माइनस 9 रेज़ टू पावर 6 पावर चाहिए, और यहाँ से ये 12 सप्लाई करेगा। इतना सा मल्टीप्लाई होगा वो x रेज़ टू पावर 13 के साथ आएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड कोफिशिएंट हो गया। Find coefficient of x raised to power 17 in 3 minus 4x raised to power 41। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जो अभी करे थे उनके कंपैरिजन में इट इज़ वेरी सिंपल। अगर 17 चाहिए तो x तो यही सप्लाई करेगा और इस पे ही पावर 1 है, तो इस पूरे टर्म के ऊपर 17 पावर होना चाहिए, तभी x रेज़ टू पावर 17 बचेगा, और इसके ऊपर फिर 24 होना चाहिए, तब दोनों का सम 40 बनाएगा। तो हमें कोफिशिएंट चाहिए, तो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 41c, कुछ भी लिख सकते हो। मान लिया हमने 17 लिखा, 3 रेज़ टू पावर 24 माइनस 4 रेज़ टू पावर 17, ये आएगा आंसर। ठीक है, ये तो ऐसे एक सिंपल क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड the middle term in the expansion of, ठीक है, फर्स्ट पार्ट 2x माइनस 3y रेज़ टू पावर 30, सेकेंड पार्ट 2x² माइनस 7 अपॉन वाई क्यूब होल रेज़ टू पावर 41। आंसर, पहले वाले केस में 2x माइनस 3y रेज़ टू पावर 30 में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, एक ज़्यादा है,
31, ठीक है। तो 31 टर्म्स में क्या होगा, 15 टर्म्स अगर हम इधर छोड़ दें, 15 टर्म्स इधर छोड़ दें, तो जो मिडिल वाला टर्म आएगा 16th टर्म, वो मिडिल टर्म होगा, एक ही मिडिल टर्म होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, जैसे मान लिया 5 है, ठीक है, तो ये एक मिडिल टर्म होगा बस, ठीक है। कौन से नंबर का, थर्ड नंबर का। आया कैसे, अगर 5 टर्म है तो उसमें एक जोड़ के बाई 2 कर दिया, तो 6/2 थर्ड टर्म मिडिल टर्म होगा। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 31, तो मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा, 31 में एक जोड़ के बाई 2, इतने मा टर्म, दैट इज 16th टर्म, मतलब T16। अब जब T16 लिखेंगे तो वो आएगा ऐसे 30C। अच्छा, T16 जब लिखेंगे तो हमने क्या बोला था कि वैसे तो किधर से भी चालू कर सकते हैं, बट इसी तरफ से हाईएस्ट पावर इससे चालू करेंगे। तो अगर ये T16 है तो यहाँ कितना आएगा, 15th। दूसरे वाले पे -3y पे एज इट इज़ R आ जाएगा, ठीक है, इनटू पहले वाले पे n-r, तो वो भी 15 आएगा। तो यही आंसर हो गया, दिस इज -30C15, 2^15, 3^15 इंटू x^15, y^15, ये आंसर आएगा। दिस विल बी द मिडिल टर्म। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट जो है 2x² - 7/y³ होल रेज़्ड टू पावर 41। इसके लिए नंबर ऑफ टर्म्स बराबर कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, मान लिया 6 है, ठीक है, 6 है, तो इन दोनों को मिडिल टर्म बोलेंगे, ये ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ को। तो अगर 6 टर्म्स हैं तो 3 कहाँ से आएगा, 6/2 करके, और 4 कहाँ से आएगा, उसमें एक और जोड़ के। तो इस वाले केस में देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स, ये ठीक है, दैट इज T। अगर 42 है तो एक बार तो T21 एंड एक ज़्यादा T22, ठीक है। तो T21 कितना हो जाएगा, NC एक कम 20, ये 20 लिया है तो दूसरे वाले पे लिया -7/y³ रेज़्ड टू पावर 20, फर्स्ट वाले पे इसमें से इसको घटाया 21, ये आ जाएगा। एंड दूसरा मिडिल टर्म इज T22 विच इज़ 41C एक कम 21 -7/y³ रेज़्ड टू पावर 21, 2x² रेज़्ड टू पावर 20। So this is 41C 20, 2 raised to power 21, 7 raised to power 21, 7 raised to power 20, y raised to power 60। ये टर्म हो गया एक मिडिल टर्म, एंड दिस विल बी -41C 21, 2 raised to power 20, 7 raised to power 21, x raised to power 40। ये आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 10, इफ the 21st and 22nd terms in the expansion of 1 minus x raised to power 44 are equal, then find x. ठीक है, तो सॉल्यूशन क्वेश्चन के हिसाब से क्या दे रखा है, T21 बराबर T22, T21 हो जाएगा, n का वैल्यू कितना है 44, C एक कम 20, और इसमें तो एक ही टर्म है माइनस एक्स रेज टू पावर 20, ये हो जाएगा 44 C 21 माइनस एक्स रेज टू पावर 21. दिस विल बी, इसको लिख सकते हैं, अब तो x की वैल्यू निकालनी है तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ये हो जाएगा 44 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल अपॉन 24 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू पावर 20 माइनस एक्स रेज टू पावर 21, तो इधर एक माइनस एक्स बच जाएगा. 44 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल एंड 23 फैक्टोरियल. ठीक है, ये दोनों कैंसिल. 20 फैक्टोरियल से इसको कैंसिल किया तो 21 बचेगा. ऐसे ही इस 24 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखते हैं 24 इंटू अगले वाला फैक्टोरियल, मतलब 23 का फैक्टोरियल. तो अगर इससे हम इसको कैंसिल करें तो यहाँ 24 बचेगा. तो माइनस एक्स बराबर 21/24, मतलब 7/8. तो x इज इक्वल टू माइनस 7/8. ये आंसर आएगा टोटल. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स in the expansion of first part root 2 plus 3 raised to power 20, 20c0 root 2 raised to power 20 plus 20c1 root 2 raised to power 19 into 3 plus and so on. मतलब रूट 2 + 3 को हमने ऐसे एक्सपेंड किया है. अब इसके अंदर कितने टर्म्स रैशनल आएंगे वो हमें बताना है. ठीक है, अब इसमें रैशनल इरेशनल की बात ही क्यों उठ रही है, बिकॉज ऑफ दिस रूट 2. रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर. 3 रैशनल नंबर है तो 3 की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है. अगर हम इस टर्म में देखें तो एक NCR वाला टर्म है, एक रूट 2 वाला टर्म है, एक 3 वाला टर्म है, जनरल टर्म. तो उसमें से जो NCR वाला टर्म है, NCR तो हमेशा क्या होता है, इंटीजर ही होता है, तो इसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है. इसकी वजह से कोई इरेशनैलिटी नहीं आएगी. 3 की कुछ भी पावर आ जाए, 1 आ जाए, फिर अगले में 2 आएगा, फिर 3 आएगा, इट विल रिमेन इंटीजर. इंटीजर रहेगा तो ऑफकोर्स रैशनल रहेगा. इरेशनल बस इस रूट 2 की वजह से आ सकता है. ठीक है, अगर रूट 2 पे पावर इवन नंबर है तो ये तो बेसिकली 2⁻10 हो जाएगा, तो विच विल बिकम रैशनल. ये इरेशनल हो गया. अगले वाले टर्म में रूट 2 पे पावर 18 आएगा, जो अगेन रैशनल हो जाएगा. तो इसमें बेसिकली क्या होगा, ऑल्टरनेट टर्म्स रैशनल इरेशनल हुआ. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, अगर पावर 20 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन विल बी 21. अब उसमें से पहला टर्म, तीसरा टर्म, 5वां टर्म, ये सब रैशनल होंगे. ठीक है, क्योंकि इवन पावर आ रहा है. तो दूसरा टर्म, 4th टर्म, ये ठीक है, 6th टर्म, ऐसे करते करते 20th टर्म तक जो टर्म्स हैं वो इरेशनल होगा. ठीक है, क्योंकि इसमें रूट 2 के ऊपर ऑड पावर आएगी. तो उसका मतलब क्या है कि जो ये रैशनल टर्म्स हैं ये तो 11 हो गए, और जो इरेशनल टर्म्स हैं वो 10 हो गए. टोटल टर्म्स 21 हैं. तो हमें तो रैशनल टर्म्स बताने, तो आंसर कितना हो जाएगा 11.
ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ऐसे करके 21st टर्म तक रैशनल आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, दैट इज़ 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 का क्यूब रूट रेज़ टू पावर 35, और इसको ऐसे ओपन कर रखा है 35C0 2 रूट 3 रेज़ टू पावर 35 प्लस 35C1 2 रूट 3 रेज़ टू पावर 34 इंटू 5 का क्यूब रूट प्लस एंड सो ऑन, ऐसे एक्सपेंड कर रखा है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने टर्म हैं? 36। ये इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि इस वाले केस में क्या है, इरेशनैलिटी इसकी वजह से भी आ जाएगा, ये 5 का क्यूब रूट है और ये 3 का स्क्वायर रूट है, तो दोनों की वजह से इरेशनैलिटी आ सकती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान कैसे रखेंगे? एक तो हम हर टर्म में देख लें किसमें रूट और ये क्यूब रूट वाला टर्म चला जाएगा। दूसरा हम ऐसे कर सकते हैं, ये ठीक है, जो बेटर तरीका है वो क्या है कि हाँ, मतलब दूसरा बेसिकली अगर ये क्वेश्चन पहले इसी को 34 कर लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन पे भी बाद में आएंगे, 34 कर लेते हैं तो ये 33 हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि रूट 3 को हमने बाहर निकाला, तो रूट 3 रेज़ टू पावर 34, अंदर कितना बचा? 2 प्लस 5 का क्यूब रूट अपॉन 3 का स्क्वायर रूट, इसको कॉमन निकाल दिया बाहर, होल रेज़ टू पावर 34। ये ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर लिया और सारे टर्म्स को रूट 3 रेज़ टू पावर 34 से मल्टीप्लाई कर लिया, एक ही बात है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि रूट 3 रेज़ टू पावर 34 सब जगह से बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो अब ऐसा करने से क्या होगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया कि देखो ये रैशनल टर्म्स हैं, रैशनल टर्म है, दिस इज 3 रेज़ टू पावर 70, तो इसकी तरफ से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 रेज़ टू पावर 1/3, 3 रेज़ टू पावर 1/2 रेज़ टू पावर 34। ठीक है, अब जब हम इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो इसके ऊपर कुछ पावर आएगा और बचा हुआ पावर इसके ऊपर आएगा। ये रैशनल है, ठीक है, ये इंटीजर है तो इसका कोई भी पावर रैशनल रहेगा, इसकी तरफ से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। एनसीआर वाला जो पार्ट है वो इंटीजर होता ही है, उसकी तरफ से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। बस इसके ऊपर जो पावर आ रहा है वो ऐसा आना चाहिए कि ये क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट एक साथ हट जाए। तो अगर ये क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट एक साथ हट गया तो फिर क्या होगा कि इसकी वजह से भी रैशनल टर्म आ जाएगा। तो मान लिया हमने इसके ऊपर पावर r है, इसके ऊपर 34 माइनस r है। r का वैसे अलाउड वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 34 तक। बट अगर मेरे को रैशनल टर्म चाहिए, फॉर रैशनल टर्म, तो r का वैल्यू जो है वो ऐसा आए कि इसके ऊपर 1/3 एंड 1/2 दोनों एक साथ उड़ जाए। तो वो जब भी पॉसिबल हो सकता है जब पावर 6 हो या 6 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो अगर 6 का मल्टीपल होगा तो 3 भी कैंसिल हो जाएगा एंड 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट खत्म हो जाएगा और प्योरली क्या बोलते हैं, रैशनल टर्म बचेगा। तो r का वैल्यू इसमें 6 का कौन कौन सा मल्टीपल आएगा? 0, r की इन वैल्यूज़ के लिए जो टर्म्स आएंगे, ये ठीक है, 34 के बाद अगला 36 आएगा, तो 36 तो हम ले ही नहीं सकते, r का वैल्यू 34 तक ही अलाउड है। तो इसमें कितने टर्म्स हो गए? 6। तो ये जो 6 टर्म्स आएंगे वो रैशनल टर्म आएगा। तो इस वाले केस में नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इज इक्वल्स टू 6। पहले वाले में 11 था, दूसरे वाले में आंसर कितना हो गया? 6। ठीक है, लिख लिया इसको। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना लेते हैं।
ठीक है, थर्ड पार्ट में लिख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 5, ये ठीक है, इंटू 7 प्लस 3 रेज टू पावर स्क्वायर रूट एंड रेज टू पावर मान लिया 41। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब इसमें क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, केवल एक ही जगह रैशनल था, सॉरी एक ही जगह इरेशनल था। तो हमने ये बोला कि उसका जो पावर आ रहा है वो इवन होना चाहिए, तो वो रूट हट जा रहा था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी हो गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, दोनों टर्म में इरेशनल था, बट वो भी हमने ईजी बना लिया। एक टर्म को हमने बाहर निकाला और जो बाहर निकल के गया टर्म वो रैशनल गया, तो जो बाहर टर्म गया उसकी तरफ से कोई चिंता हुई नहीं। अब हमने केवल जो ब्रैकेट के अंदर है वहाँ से देख लिया कौन सा टर्म रैशनल है। ठीक है, अब ये उसके एक स्टेप और आगे आ गया। इसमें भी दोनों जगह स्क्वायर इरेशनल टर्म है, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट। एंड इसमें भी क्या है कि हम अगर इसको बाहर निकालें तो भी रैशनल बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि 41 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो अगर 5 रेज टू पावर क्यूब रूट को बाहर निकाल के हम एक ही जगह इरेशनैलिटी लाना चाहें तो वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि बाहर जो जाएगा वो इरेशनल टर्म होगा तो वो भी दिक्कत देगा। ये ठीक है, फिर उसके अंदर वाले के कॉम्बिनेशन से देखना पड़ेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ बाहर निकालने का। इसको बाहर निकालें तो ये इवन नहीं है, तो इसकी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और चलो इसको हम और बड़ा कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। एक ही बात है, बस थोड़ा सा केसेस कम बनेंगे तो टाइम कम लगेगा, लॉजिक विल रिमेन द सेम। ठीक है, अभी भी अगर इसको बाहर निकालें तो ये 5 का मल्टीपल नहीं है तो रैशनल टर्म नहीं आएगा, इसको भी बाहर निकाल के रैशनल टर्म नहीं आएगा। तो अब तो हमें डायरेक्टली डील करना पड़ेगा। ठीक है, इस पे कुछ पावर आएगा आर का, मान लिया इस पे आर आया पावर, और इस पे आया 41 माइनस आर। तो मतलब कोई भी जो जनरल टर्म आएगा वो ऐसे आएगा 41 सी आर दिस रेज टू पावर आर एंड रूट 3 रेज टू पावर 41 माइनस आर। इफ़ यू वांट कि जो टर्म है वो रैशनल रहे तो यहाँ से फिफ्थ रूट भी हटना चाहिए। ये जो 5 लिखा है इसका मतलब क्या, रेज टू पावर 1/5 लिखा है, तो ये फिफ्थ रूट भी हटना चाहिए एंड यहाँ से ये स्क्वायर रूट भी हटना चाहिए। तो हमें ऐसा आर का वैल्यू देखना है जिसके लिए आर तो 5 का मल्टीपल हो जाए और जो ये बचे 41 माइनस आर वो इवन नंबर हो जाए। इवन नंबर हो जाएगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसकी तरफ से देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या अलाउड है। यहाँ से इरेशनैलिटी हटने के लिए इसका वैल्यू क्या क्या अलाउड है। 5 के मल्टीपल 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40 ये अलाउड है। ठीक है, आर का वैल्यू अगर इसके ऊपर पावर की बात करें तो वो टोटल 0 से 41 तक जा सकता है। उनमें से ये वाले जो टर्म हैं इन टर्म्स में इसकी वजह से इरेशनैलिटी नहीं आएगा। ये ठीक है, अभी ये आंसर नहीं आया ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी तो इसका भी ध्यान रखना है। अब देखो इस पे 0 है तो इस पे 41 माइनस 0 41 हो गया, तो ये इवन नहीं आया, नहीं होगा। इस पे अगर 5 है तो इस पे 41 माइनस 5 ये ठीक है 36 हो गया, तो 36 हो गया तो ये चलेगा। ठीक है, 10 है तो ये 31 नहीं चलेगा, 15 है तो 26 ये चलेगा। अब पैटर्न समझ में आ जाएगा कि ऑल्टरनेट टर्म्स चल जाएंगे, क्योंकि 20 है तो ये 21 हो गया, 16 हो गया और फिर ये 11 हो गया, हाँ फिर ये 6 हो गया, फिर ये 1 हो गया, तो नहीं चलेगा। इतने टर्म्स रैशनल आएंगे। तो कितने टर्म आ गए 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इज इक्वल टू, इस बार कितना आ गया 4। सो आंसर इज 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन Question number 13, prove that the middle term in the expansion of x plus 1 over x raised to power 2n is 1, 3, 5, 2n minus 1 whole divided by n factorial into 2 raised to power n. Let a1, a2, a3, a4 be any 4 consecutive coefficients in the expansion of 1 plus x raised to power n, then prove that ठीक है। चलो पहले इसको करते हैं। ये हो जाएगा 5c0। अच्छा ये प्लस है, ये माइनस है, तो ऑल्टरनेट टर्म्स डबल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इसमें फर्स्ट टर्म तो आएगा 5c0 x रेज़ टू पावर 5, सेकेंड टर्म आएगा माइनस, इस पे पावर 4, इस पे पावर 1, तो सेकेंड टर्म में माइनस आ रहा है, तो सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, ये सब कैंसिल होगा। पहला टर्म, तीसरा टर्म, ये डबल हो जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं, ये डबल हो जाएगा, फिर अगला टर्म, तीसरा टर्म, 0 1 वाला कैंसिल हो गया, फिर 2 वाला जो टर्म होगा वो तीसरा टर्म होगा, वो डबल हो जाएगा। तो उस पर आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस हाफ, इस पे पावर 2 जाएगा, फिर प्लस अगला टर्म हो जाएगा 5c4 और यहाँ x हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर हाफ होल रेज टू पावर 4, ऐसे आएगा। ये एक्सपेंशन आएगा। बस टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 होंगे, उसमें से 3 कैंसिल हो गए, 3 ये बचा। सो दिस इज़ 2 इंटू, हमें तो केवल डिग्री बताना है, तो मेरे को ये देखना है कि x की हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो फालतू कैलकुलेशन किया ही नहीं। x रेज़ टू पावर 5 प्लस ये हो जाएगा 5c2 एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 5c4 x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से पावर मैक्सिमम कितनी आएगी, 6 स्क्वायर की वजह से, और एक ये 7, तो ये 7th पावर हो गया, इसमें ये 6th पावर हो गया, इसमें ये 5th पावर हो गया, 5 पावर हो गया। तो डिग्री कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, बस खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये ठीक है, ये 2n जो है वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, सॉरी इवन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होगा, 2n जो है वो इवन नंबर हो गया, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, मतलब ये तो खत्म हो गया। अब 13 पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स बराबर कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 विच इज ऑड। ठीक है, तो जो मिडिल टर्म होगा वो बेसिकली कौन से नंबर का टर्म होगा, n टर्म्स इधर छोड़ दिए, n टर्म्स, फिर एक टर्म, फिर n टर्म्स इधर छोड़ दिए, तो ये कौन से नंबर पे आएगा जो टर्म है ये,
n प्लस वनथ नंबर पे आएगा, टोटल 2n प्लस 1 है, तो मिडिल टर्म विल बी tn प्लस 1। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर ये ऑड है तो दिस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, उतने वाला टर्म मिडिल टर्म होगा, तो tn प्लस 1, तो वो कितना हो जाएगा 2ncn, ये 2n है तो ये 2n, n प्लस 1 है तो एक कम हो गया। अब ये जो पावर लिखा है वो दूसरे वाले पे तो एज इट इज़ लिख दिया, और पहले वाले पे इसमें से घटा के लिख दिया, तो वो तो n ही आएगा। ये और ये कैंसिल हो गया, तो इट इज़ नथिंग बट 2ncn। अब आंसर तो इस फॉर्मेट में नहीं लिखा है, आंसर तो उसने ये प्रूव करने के लिए बोला है, तो कुछ भी नहीं, ही वॉन्ट्स यू टू मैनिपुलेट एंड प्रूव के 2ncn को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रूव करते हैं। 2ncn will be 2n factorial upon n factorial n factorial which is equals to, ठीक है, 2n factorial को ऐसे लिख सकते हैं 2n, 2n minus 1, 2n minus 2, 2n minus 3, ऐसे करते करते 2 into 1 upon n factorial n factorial। अब देखो इसमें ये 1, 3, 5, 7 ऐसे 2n माइनस 1 तक ये हमें चाहिए, तो हमने इसमें से क्या किया, ये ऐसे 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो हमने क्या किया 1, 3, 5, ये ठीक है, ऐसे करते करते फिर ये और ये ऑड वालों को अलग निकाल लिया, तो वो तो ऐसे हो गया 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, ये ऑड वाले हैं, लास्ट में 3 and 1, ये ऑड वाले अलग हो गए। इवन वालों में इसको हमने 2n, इसको लिख लिया 2 into n माइनस 1, ठीक है, इस वाले टर्म को, इससे अगले वाले टर्म कितना हो जाएगा 2n माइनस 4 होगा, उसमें से 2 कॉमन लिया तो n माइनस 2, ऐसे करते रहे। फिर 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2, ये यहाँ से आ रहा है, फिर इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 into 1, क्योंकि ऑड वालों को अलग कर दिया तो बाकी सारे इवन वाले बचे, अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ठीक है, तो जो इवन वाले बचे उसमें से हर इवन नंबर में से ये सब इवन वाले बचे, एक 2 2 अलग कर दिया। ठीक है, तो 1 2 2 3 ऐसे करते करते ये एंड ये कितनी बार 2 निकल आएगा टोटल, n टाइम्स। तो ये तो उल्टा करके लिख दिया 1 3 5 अप टिल 2n माइनस 1 इंटू 2 2 2 2 अलग किया तो 2 रेशो का n। ठीक है, अब ये n माइनस 1 n माइनस 2, फिर ये 2 and 1, इन सब को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, ये अलग हो गया n फैक्टोरियल, होल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया, यही आ गया ऑड वाले 2 रेज़ टू पावर n फैक्टोरियल। तो ये आंसर हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। Let a1, a2, a3, a4 be any 4 consecutive coefficients in the expansion of this। coefficients बोला है मतलब x को हटा के, तो any का मतलब क्या है कि r से हमने चालू कर दिया। मान लिया a1 जो है वो NCR है, उससे अगले वाला NCR प्लस 1, फिर उससे अगले वाला NCR प्लस 2, NCR प्लस 3, ये a2 हो गया, a3 हो गया, a4 हो गया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे लिखा है a1 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a2 अपॉन a3 प्लस a4, और दूसरी साइड पे लिखा है
2a2 अपॉन a2 प्लस a3। तो इसमें हमने क्या किया, ऊपर नीचे a2 से डिवाइड किया तो ऐसे आ जाएगा। इसमें पहले वाले में ऊपर नीचे a1 से डिवाइड किया तो ये ऐसे आ जाएगा a2 अपॉन a1। ठीक है, 2 3 4, इसमें 3 मिडिल वाला है तो हमने ऊपर नीचे a3 से डिवाइड कर लिया, कॉन्जिक्यूटिव बना लिया, मतलब 3 4 2 3 1 2 सब जगह ऐसे आ गए। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a3 कितना है, NCR प्लस 2, तो वो आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 2 फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल। ये तो a3 आ गया। a2 कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो कॉन्जिक्यूटिव लेने से क्या हो गया कि ये नंबर्स आसपास आ जाएंगे, जैसे ये n फैक्टोरियल तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, r प्लस 1 और ये r प्लस 2 का फैक्टोरियल है, तो r प्लस 2 को अगर हम बाहर निकालें तो उससे अगले वाला r प्लस 1, मतलब r प्लस 2 का फैक्टोरियल ऐसे हो जाएगा ना, r प्लस 2 इंटू उससे अगले वाला r प्लस 1। तो अगर इसको इससे कैंसिल करें तो यहाँ r प्लस 2 बचेगा, इसको ऐसे कैंसिल करें यहाँ r प्लस 2 बचेगा। ऐसे ही इन दोनों में ये एक बड़ा है ये छोटा है, तो अगर इसको बाहर निकालें तो इससे अगले वाला यही आ जाएगा। तो अगर मैं इसको इससे कैंसिल करूं तो n माइनस आर माइनस 1 बचेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस, ये तो ऊपर आ जाएगा n माइनस आर माइनस 1 अपॉन r प्लस 2। फिर एलसीएम लिया तो आ जाएगा 2r प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ आ जाएगा r प्लस 2 प्लस n माइनस आर माइनस 1। सो दिस इज 2r प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई r कैंसिल हो गया, नीचे बचा n प्लस 1। ये आ गया राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई होके। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं, यहीं अलग से कर लेते हैं। a2 अपॉन a1 का मतलब क्या है, a2 कितना है n फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। a1 कितना है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये तो ऐसे ही कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करेंगे यहाँ r प्लस 1 बचेगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ n माइनस आर बचेगा, n माइनस आर अपॉन r प्लस 1 ये हो गया। तो जो ये वाला टर्म है दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन 1 प्लस a2 अपॉन a1 विल बी 1 अपॉन 1 प्लस a2 अपॉन a1 हो गया, विच इज इक्वल्स टू r प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये तो केवल ये वाला टर्म आया है। अब ये वाला टर्म, वो कितना था, a2 अपॉन a3 अपॉन 1 प्लस a4 अपॉन a3। a2 हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन a3 हो जाएगा n फैक्टोरियल और n माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल r प्लस 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस a4 n फैक्टोरियल r प्लस 3 फैक्टोरियल। एक जैसी कैलकुलेशन है बिल्कुल, होल डिवाइडेड बाई a3 r प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल, इन दोनों में यहाँ r प्लस 2 बचेगा, यहाँ ये कम है तो ये तो आ जाएगा r प्लस 2 अपॉन ये बचेगा न्यूमरेटर में। बिल्कुल सही। और इसमें ये कैंसिल अपॉन 1 प्लस, इन दोनों में नीचे r प्लस 3 बचेगा और ऊपर n माइनस आर माइनस 2 बचेगा। ये बड़ा है तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से n माइनस आर माइनस 2 बचेगा जो ऊपर आ जाएगा। अगर एलसीएम लिया सो दिस विल बी
आर प्लस टू अपॉन एन माइनस आर माइनस वन होल डिवाइडेड बाई आर प्लस थ्री, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एन प्लस वन इंटू आर प्लस थ्री ऊपर जाएगा, ये हो गया। तो अब अगर इनको ऐड करें तो वन अपॉन, ये तो हो गया आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, प्लस ये हो जाएगा आर प्लस टू आर प्लस थ्री अपॉन इंटू एन प्लस वन। लेट्स चेक द कैलकुलेशंस, क्वेश्चन कोई गड़बड़ तो नहीं है। चलो एक बार और हिम्मत करके देखते हैं। ये r प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एन माइनस आर माइनस वन, ये कॉमन ले लिया तो आ जाएगा r प्लस वन इंटू एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर प्लस टू इंटू आर प्लस थ्री। सो दिस इज एन टाइम्स आर प्लस वन माइनस ये हो जाएगा आर प्लस वन का स्क्वायर टू आर प्लस वन, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस फाइव आर, हाँ, प्लस सिक्स होल डिवाइडेड बाई एन प्लस वन एन माइनस आर माइनस वन। तो आर स्क्वायर कैंसिल और यह आ जाएगा एन आर प्लस वन माइनस प्लस थ्री आर प्लस फाइव।
ठीक है, इट लुक्स लाइक द क्वेश्चन मे बी रॉन्ग, यहाँ पे हो सकता है A3 हो। इससे कैलकुलेशन करते हैं, अगर यहाँ A3 है तो फिर ये वाला जो टर्म है वो हो जाएगा 1/1 प्लस A4/A3 विच इज़ 1/1 प्लस n फैक्टोरियल r+3 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 3 अपॉन n फैक्टोरियल r+2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, यहाँ r+3 एंड यहाँ n माइनस r माइनस 2, so this will be 1/1 plus r+3 which is equals to r+3 upon n+1। तो अगर ये क्वेश्चन है तो ये था 1/1 प्लस A4/A3, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा r+1 अपॉन n+1 प्लस दूसरा टर्म हो जाएगा r+3 अपॉन n+1 विच इज़ 2r+2 अपॉन n+1 विच इज़ इक्वल्स टू दिस। तो दीज टू आर इक्वल। उसका मतलब कहेगा क्वेश्चन ही गलत लिखा था, क्वेश्चन में ये प्रूव करना था दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 लिखा था गलती से, तो A3 प्लस A4 होगा। और ये सब कैलकुलेशन नहीं चाहिए। तो करेक्शन क्या है क्वेश्चन में, was proved that A1/A1 plus A2 plus A3/A3 plus A4 2A2/A2 plus A3। यहाँ हमने गलती से, मैं गलती से नहीं, जहाँ से क्वेश्चन हमने लिखा था वो A2 लिखा हुआ था गलत, यहाँ A3 ही आएगा। ठीक है, तो करेक्ट इट।